नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम जिस राज्य के नवाचारों पे आपसे बात कर रहे हैं उस राज्य का नाम है उत्तराखंड और उत्तराखंड की ही द्वितीय नवाचार पुस्तिका पे हम आपसे नवाचार साझा कर रहे हैं जो कि उत्तराखंड के ही शिक्षकों द्वारा हमें प्राप्त हुए। हमने शुक्रवार के दिन आपसे अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत 5 नवाचार साझा किए थे। अब आज हम बाकी बचे हुए 5 नवाचार केस स्टडी अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आज आपसे साझा करेंगे उत्तराखंड की द्वितीय पुस्तक के अंतर्गत। अभिनव शिक्षण तकनीक, जैसे मैंने उस दिन भी आपसे साझा किया था शुक्रवार के दिन भी, कि अभिनव शिक्षण तकनीक है क्या और क्यों ये नवाचार आया। टीचर ने कहा सर हम पिछले 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सालों से वही कंटेंट, वही सारा सिलेबस सब कुछ पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये टीचिंग का प्रोफेशन हमारे इंटरेस्ट का प्रोफेशन नहीं था या नहीं है, हम इसमें आए ही इसलिए थे बिकॉज ये हमें फैसिनेट करता है, हमें इंटरेस्टिंग लगता है, हमें पढ़ाना बहुत पसंद है। लेकिन कोई भी काम आपको कितना भी प्रिय क्यों ना हो, जब रोज रोज वही काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक मोनोटनी, एक उबाऊपन आने लगता है। टीचर ने कहा सर अब तो ये स्थिति हो गई कि सारा कंटेंट इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते हमें सारा सिलेबस कंठस्थ हो गया है। अब तो हम क्लास में जाते हैं, पढ़ा करके आ जाते हैं, कुछ नया कहाँ है। और साथ ही साथ आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें भी, उनके पास इतना सारा ऑप्शन है पढ़ने का, सीखने का, ज्ञान प्राप्त करने का, खेलने का। इतने सारे ऑप्शन है बच्चों के पास कि वो भी बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं और तुरंत उन्हें नए की तलाश रहती है। और अगर कुछ नयापन नहीं मिलेगा, उबाऊपन रहेगा बच्चों के अंदर, बोरियत रहेगी शिक्षा को लेकर के, तो फिर निश्चित तौर पर विद्यालय आने में भी कतराएंगे। और अगर बच्चा विद्यालय आने में कतरा रहा है, विद्यालय आ नहीं रहा है, उसकी उपस्थिति नहीं है, तो हम लाख कोशिश कर ले बच्चा ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता। या फिर अगर कक्षा में आ भी रहा है पर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो, फिजिकली तो कक्षा में प्रेजेंट है, मेंटली वो कहीं और है, मानसिक तौर पे कहीं और विचरण कर रहा है, तब भी निश्चित तौर पे उसे शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर्स ने लगभग हर राज्य की नवाचार पुस्तिका में आपको अभिनव शिक्षण तकनीक नामक एक केस स्टडी अवश्य रूप से देखने को मिलेगी। इसके अंदर कई सारे नवाचार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उत्तराखंड की द्वितीय पुस्तिका के अंतर्गत ही 10 नवाचार हमने सम्मिलित किए इसमें, जिसमें से 5 नवाचार ऑलरेडी मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो फेसबुक पे जाकर के आप शुक्रवार के वीडियो पे मेरे ये वीडियोस देख सकते हैं या इन नवाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं उसके आगे के नवाचारों की तरफ और हम बात कर रहे होंगे 6वें नवाचार की, जिसका नाम है बाल अखबार। ये नवाचार दिया कृपाल सिंह सिला सर ने, जो कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल भिकियासैन अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं, एवं रविंद्र कुमार सर ने, जो कि कोटा पुरी गढ़वाल जहरीली जहरी खाल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं। इन दोनों टीचर्स की ये इनोवेटिव आइडिया है बाल अखबार। संपूर्ण बच्चों के, सभी बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ अगर उनकी रचनात्मक कौशल का भी विकास किया जाए, उनको पढ़ाई के साथ साथ अगर दूसरी बातों की इंफॉर्मेशन भी दी जाए, आसपास की जानकारी भी दी जाए, तो निश्चित तौर पर उनका विकास ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। टीचर ने इसी बात को ध्यान रखा। और मैं अगर आप सबसे पूछूं, आप जिस भी राज्य के हैं, आप मान लेता हूं, मैं उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप अ, उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश का एक न्यूज़पेपर लखनऊ से छपता है और एक न्यूज़पेपर आपको उदाहरण के तौर पर मान लें कि महाराष्ट्र से ही हिंदी में छप रहा है और उत्तर प्रदेश से भी एक हिंदी में ही छप रहा है। अब आपके पास अगर ऑप्शन हो कि ये महाराष्ट्र से छपा हुआ अखबार है और ये उत्तर प्रदेश से छपा हुआ अखबार है, और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप कौन सा अखबार पढ़ने की कोशिश करेंगे, या कौन सा अखबार आप बोलेंगे कि मुझे ये वाला पढ़ना है, महाराष्ट्र का या उत्तर प्रदेश का? निश्चित तौर पे आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश का, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो। क्यों?
इसलिए क्योंकि हमें लोकल जानकारी पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लोकल इंफॉर्मेशन हम पढ़ने में हमें बहुत इंटरेस्ट होता है। महाराष्ट्र की, अगर वहां की, बम्बई की या आसपास की लोकल इंफॉर्मेशन जिनसे आपको कोई वास्ता ही नहीं है, आपको कोई मतलब ही नहीं है, तो आप ऑब्वियसली उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे। बच्चों के मन में भी इंटरेस्ट होता है कि वो जाने कि उनके विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। अब उदाहरण के तौर पर हमारे क्लास का कक्षा 5 का लड़का राहुल क्रिकेट खेलने गया था ब्लॉक स्तर पे, वो जीता या हारा, क्या हुआ उसका नतीजा। या कल हमारे विद्यालय में एक फोर व्हीलर आके खड़ी थी, उसमें कौन आया था, अधिकारी की तरह कोई आया था और सीधे वो हेडमास्टर साहब के या प्रिंसिपल साहब के कमरे पे गए थे, तो कौन थे वो व्यक्ति। तो बच्चों के मन में भी ऐसे जिज्ञासा, ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं। साथ ही साथ जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई के लिए बना है, कोई बच्चे क्रिएटिव रूप से भी बहुत सक्षम हो सकते हैं। कोई बहुत अच्छा कार्टूनिस्ट हो सकता है, कोई बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, कोई कविता बहुत अच्छा कर सकता है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकता है। और एक शिक्षक होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चे के इन गुणों का भी विकास करें, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा इन्हीं गुणों में आगे बढ़ करके अपना भविष्य बनाए, उन्हीं में अपना करियर बनाए और कुछ बहुत बेहतर कर जाए। राइट। तो इसी कारण से टीचर ने एक नवाचार दिया जिसका नाम है बाल अखबार। बाल अखबार नवाचार के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को थीम देते हैं या बच्चों को मौका दिया जाता है, बच्चों को टीचर इस योजना के बारे में बताते हैं कि हम ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं जिसमें आप अपने मन से कोई कविता, कोई पोयम, कोई लेख, कोई सुलेख, कोई गीत, कोई कार्टून या कोई बेहतरीन चित्र बना सकते हैं और उसको जमा कर सकते हैं। शिक्षक की सहायता से अखबार निर्माण के लिए एक संपादक मंडल का भी गठन किया जाता है, जिसमें से एक बड़ी क्लास का बच्चा जो होता है, सीनियर क्लास का बच्चा, उसे मुख्य संपादक बनाया जाता है और वो डिसाइड करता है कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं या पोम है या कविता है या लेख सुलेख है या फिर कोई ड्राइंग ड्राइंग या कार्टून है, वो न्यूज़पेपर में चिपकाने योग्य है। इसके बाद जो न्यूज पे बाल अखबार का प्रारूप है वो प्रतिदिन के दैनिक अखबार के प्रारूप जैसा ही रखा जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को स्वरचित रचनाओं को सादे कागज पर लिख कर ला देने के लिए कहते हैं। बच्चे अपनी जो भी रचना है उसको लिख करके देते हैं, अगर कार्टून या ड्राइंग है तो उसको भी लिख करके देते हैं। फिर इस समाचार पत्र के माध्यम से सकारात्मक समाचारों और सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारियां भी साझा की जाती है। इसके लिए करते क्या है, टीचर ने बच्चों से उनकी जानकारी मंगाई कि अगर आपके पास कोई पोम है, कविता है, सामान्य जानकारी के या सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, आप न्यूज़पेपर से न्यूज भी लिख करके इसमें चिपका सकते हो। हर बच्चों को अलग अलग काम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चों को रोटेशन बेसिस पे पत्रकार बनाया जा सकता है कि वो आसपास जो घटनाएं घट रही उनकी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। कुछ बच्चों को न्यूज़पेपर से महत्वपूर्ण और पॉजिटिव जानकारी, सकारात्मक जानकारी लेकर के आने को कहा जाता है। इसी तरीके से कुछ बच्चों को जिनको कविता वगैरह में इंटरेस्ट है तो उनको कविता लिखने के लिए कहा जाता है। जिन्हें पोम में या लेखन में या सुलेख में इंटरेस्ट है उन्हें सुलेख के लिए कहा जाता है। जिन्हें कार्टून या ड्राइंग में इंटरेस्ट है उन्हें उसके लिए कहा जाता है। हर दिन इसको कर सकते हैं टीचर, चाहे तो हफ्ते में या सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। और ऐसे अखबार को बनाने के बाद फिर एक चार्ट पेपर में उन्हें चिपकाया जाता है, कटिंग। उसके बाद इसे एक ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहां पे सारे विद्यार्थी और शिक्षक गुजरते हुए इसको पढ़ भी सकें। तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये है कि बाल अखबार के निर्माण से प्रत्येक व्यक्ति की, कक्षा के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता बढ़ती है। प्रत्येक बच्चा इन्वॉल्व होता है और साथ ही साथ बच्चों में नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। विद्यार्थियों की संकोच दूर होती है, उनका हेजिटेशन दूर होता है, बच्चों की क्रिएटिविटी निकल के सामने आती है और बच्चे का विकास जो है ज्यादा बेहतर तरीके से होता है और बच्चे का करियर भी डिसाइड हो सकता है कि बच्चा किस फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखता है और किस फील्ड में अपना करियर बना सकता है या बनाना चाहता है। तो बाल अखबार के माध्यम से हम विद्यालय की जो दैनिक गतिविधियां हैं उनको भी सुचारू रूप से चला सकते हैं और साथ ही साथ बच्चे विद्यालय संबंधी भी बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करते हैं। जैसा मैंने कहा, विद्यालयीन गतिविधियों को सुचारू रूप से
चलाने के लिए भी बाल अखबार का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बच्चे ने दाल आज आंगनबाड़ी सॉरी आज जो मध्याह्न भोज का खाना था उसमें दाल काफी पतली बनी हुई थी। एक संपादक ने जो बच्चे रिपोर्टर बनाए हुए थे उसने लिखा कि आज मध्याह्न भोज में दाल काफी पतली बनी थी और इसको विद्यालय के बाद असेंबली के दौरान जो इवनिंग असेंबली या नून असेंबली होती है जब बच्चे घर जाने वाले रहते हैं उस दौरान एक संपादक आता है और वो न्यूज पढ़ के जानकारी देता है। अब बच्चे ने कहा दाल काफी पतली बनी हुई थी, एक दिन का अखबार पढ़ा, अगले दिन फिर अखबार में था कि आज भी दाल काफी पतली थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो दाल है पानी की तरह बह रहा था। जब तीसरे दिन फिर यही न्यूज समझ में आई या न्यूज टीचर्स के सामने आई तो उन्हें एहसास हुआ कि पक्का दाल सही तरीके से नहीं बन रही है, इसीलिए विद्यार्थी शिकायत कर रहे हैं। उसके बाद जो व्यक्ति मध्याह्न भोज का भोजन बनाते हैं उनसे संपर्क किया गया और ये जो छोटी छोटी समस्याएं इनसे बड़े आसानी से इनका हल प्राप्त किया जा सकता है इस गतिविधि के माध्यम से। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है सही पहचान। अक्सर देखा गया है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं से जैसे कैंपेन चल रहा है चुनाव चल रहा है तो नाम तो जान लेते हैं कि राहुल गांधी जी या माननीय मोदी जी एटसेट्रा, लेकिन उनके कामों के बारे में नहीं जानते या मुख्यमंत्रियों के कामों के बारे में नहीं जानता है। तो टीचर ने सोचा कि क्यों किस तरीके से बच्चों को इनके नाम के साथ साथ इन व्यक्तियों की पहचान भी कराई जाए और साथ ही साथ इनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या कार्य होते हैं इनके, क्या काम करते हैं, इसकी जानकारी भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। इसके तहत शिक्षक बच्चों को इस गतिविधि से अवगत कराते हैं। गतिविधि से अवगत कराने के बाद बच्चों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य का शिक्षा मंत्री इत्यादि विभिन्न विभागों की जानकारी देते हैं और उन्हें उनका रोल प्ले बच्चों को करने के लिए कहते हैं। बच्चों को 3 से 4 दिन का समय दिया जाता है कि उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करके लाएं। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति हैं तो बच्चा राष्ट्रपति की जानकारी एकत्रित करके लाता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या इससे पहले वो किस पोजीशन में थे, कब से राष्ट्रपति बने, कार्यकाल कब तक है और क्या क्या उनका काम होता है। सिमिलरली प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री से संबंधित भी जानकारी बच्चे एकत्रित करते हैं, मुख्यमंत्री से भी संबंधित, राज्यपाल से भी संबंधित, शिक्षा मंत्री से भी संबंधित इत्यादि, गृह मंत्री की भी जानकारी फॉर श्योर। तो बच्चों को इस प्रकार से 3-4 दिन का समय दिया जाता है, हर बच्चे को अलग अलग व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी एकत्रित करने का टास्क दिया जाता है। उसके बाद बच्चे किसी के स्पेसिफिक दिन, मान लीजिए शनिवार के दिन बच्चे डिस्कस करते हैं, एक एक करके बच्चा आता है और अपने बारे में बताता है कि मैं कौन हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चा ही बताता है कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हूँ और फिर वो सारी जानकारी देता है कि मैं इनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इससे क्लास में मौजूद सारे बच्चों को, वैसे तो एक एक व्यक्ति के बारे में पता करके आना था, लेकिन अब बच्चों को सारे व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है और सबके कार्य क्या होते हैं, अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, क्या कार्य है उनके, क्या काम करते हैं, कैसे चुनाव होता है, कब तक का उनका कार्यकाल है, इत्यादि सारी जानकारी बच्चों को बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके बाद इस तरीके से बच्चों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और देश के प्रति भी उनको काफी जानकारी एकत्रित होती है और आगे चलकर ये बच्चे जिम्मेदार नागरिक के रूप में उभरते हैं और उनके सामान्य ज्ञान का भी निश्चित तौर पर विकास होता है। अगर बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं आगे चल करके तो उनके लिए ये ज्ञान धीरे धीरे जब थोड़ा ज्ञान एकत्रित होता रहता है तो एक फॉर एग्जाम्पल 12वीं तक पहुंचते बच्चों को बहुत सारा ज्ञान अपने आप ही अर्जित हो जाता है या ज्ञान प्राप्त हो जाता है और धीरे धीरे बच्चों का इनमें इंटरेस्ट, इनमें रुझान, इनमें लगाव भी बढ़ने लगता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक शिक्षण। मनोवैज्ञानिक शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को आंका जाता है। अक्सर देखा गया है कि कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि क्लास में उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, जो टीचर पढ़ा रहे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है उन्हें, और इंटरेस्ट ना आने के कारण वो क्लास के
पीछे वाले बेंचेस में बैठने लगता है। अक्सर हमने देखा होगा, और बैक बेंचर्स बोला जाता है ऐसे बच्चों को जिनका ध्यान मस्ती में ज्यादा और पढ़ाई में थोड़ा सा कम रहता है। बैक बेंचेस में बच्चे बैठते क्यों हैं? आपको आई एम श्योर आपको पता होगा, बट बैठते क्यों हैं बैक बेंचेस में ज्यादातर लड़के? बैक बेंचेस में इसलिए बैठते हैं जिससे शिक्षक का ध्यान कम जाए और शिक्षक प्रश्न कम पूछे, वो दूसरे बच्चों के सिरों के पीछे छुप जाए और दिखे नहीं, जिससे टीचर का ध्यान उन पे कम हो। और ऐसे बच्चों से क्योंकि वो दिखेंगे नहीं तो प्रश्न उनसे पूछने के टीचर के चांसेस भी कम होंगे। होमवर्क कॉपी भी चेक होगी या टेस्ट कॉपी चेक होगी या नंबर आएगा तो पीछे से कम आगे से पहले से बुलाया जाता है। तो इस कारण से क्योंकि बच्चे जानते हैं कि पीछे बैठना ज्यादा सेफ है, इसलिए एक डिस्टेंस, एक दूरी बना करके रखते हैं टीचर से। टीचर ने कहा सर क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता, धीरे धीरे ये कक्षा में पिछड़ने लगते हैं, क्योंकि संकोच बस सिर्फ प्रश्न भी नहीं पूछते हैं, ध्यान से सुनते भी नहीं है। धीरे धीरे जब ये पिछड़ने लगते हैं तो इनका इंटरेस्ट और कम होने लगता है, फिर विषय से इन्हें डर लगने लगता है और जिस वजह से विद्यालय आना छोड़ देता है। ये मनोवैज्ञानिक वजह से होता है। टीचर ने कहा कि सर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जो क्लास में इंटरेस्ट कम लेते हैं और प्रश्न अगर पूछा जाए तो छिपते रहते हैं या प्रश्न बचते हैं कि उनसे प्रश्न ना पूछा जाए। ऐसे बच्चों से को टीचर आगे क्लासेस में बैठाते हैं। क्लासेस में आगे बैठाने के बाद इनको फर्स्ट बेंच या सेकंड बेंच पे बैठाया जा सकता है, और साथ ही साथ टीचर्स बच्चों को जो भी टॉपिक देते हैं सारे बच्चों को देते हैं और इन बच्चों को भी बोलते हैं कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया इससे संबंधित आपको प्रश्न लिख करके या उत्तर पढ़ करके या लिख करके आना है। आप चाहें तो अपने सहपाठियों से मदद ले सकते हैं। तो सहपाठी बच्चे, उनको भी ये बताया जाता है कि आप मदद कर सकते हैं अपने साथियों की, और आपकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि आपके जो सहपाठी हैं हमें एक दूसरे से मदद प्राप्त करनी चाहिए और मदद करनी भी चाहिए। तो आप भी ऐसे बच्चों की, अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आप मदद करें। अगले दिन जब बच्चे तैयार करके आते हैं तो टीचर विशेष तौर पे उन बच्चों से जो पहले इंटरेस्ट नहीं लेते थे उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनसे पहले प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक कक्षा में आने पर बारी बारी से सभी छात्रों से दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। इससे सभी छात्रों की भागीदारी बढ़ती है, सभी छात्रों को लगता है कि मेरी भी टर्न आएगी और मुझसे प्रश्न पूछा जाता है। अब वो बच्चे जो पहले पीछे बैठते थे या पीछे रहते थे, धीरे धीरे जब शिक्षक उनको भी इन्वॉल्व करते हैं तो उनका भी इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति बढ़ने लगता है। बच्चों में आपसी सामंजस्य बढ़ता है, भाईचारे की भावना जागृत होती है, एक दूसरे की मदद की भावना जागृत होती है, एक दूसरे के सहयोग की भावना जागृत होती है, और इससे सारे बच्चों का मिल करके एक साथ विकास होता है। धीरे धीरे विषय पर बच्चों की जब पकड़ मजबूत बनने लगती है तो उनका निश्चित तौर पर विद्यालय में आने का इंटरेस्ट जो है, जो लगाव है, वो भी बढ़ने लग जाता है। तो ये था हमारा तीसरा इनोवेटिव आइडिया। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे इनोवेटिव आइडिया, मतलब नौवें इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है स्पर्श करो और बताओ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी इंद्रियां होती हैं, तो शायद आपका उत्तर होगा 5। कौन कौन सी होती हैं? वैसे हम पूछे तो कई बार भूल जाते हैं, तो मैं आसान सा तरीका, आप यहां से शुरू करके अपने मुंह पे ही आपकी सारी इंद्रियां आपको मिल जाती हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो हमारे फेस में हमारे पास ये मैंने स्किन के लिए किया, जिससे फेस पर ही बच्चों को रिलेट किया जाए कि आप यहां से शुरू करते हुए नीचे उतरते हुए 5 ही 5 इंद्रियां जान सकते हो। तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती और बच्चों को भी बड़ी आसानी से बता दे सकते हैं कि आप यहां शुरू कीजिए 1, 2, राइट, 3, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो पांचों इंद्रिया बच्चों को आप रिलेट करा सकता है। अब अगर मैं पूछूं सबसे मजबूत इंद्रिय कौन सी है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? मजबूत इंद्रियों का मतलब सबसे सेंसिटिव इंद्रिय कौन सी है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंद्रिय कौन सी है, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस कौन सा है? तो आप मुझे क्या बताएंगे? मैं अगर आपसे कहूं तो मैं कहूंगा सबसे जो मजबूत इंद्रिय होती है हमारी, वो स्पर्श होता है। स्पर्श सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, और क्योंकि स्पर्श सबसे स्ट्रॉन्ग इंद्रिय होती है हमारी, इसीलिए शायद दुनिया भर के सारे धर्मों में सारे लोग स्पर्श को एक बहुत सटीक माध्यम मानते हैं एक दूसरे से प्रेम प्रकट करने का। आप कहीं पे भी देख लीजिए, हम कहीं से मिलते हैं तो गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, किस करते हैं, हक करते हैं। तो ये एक तरीका है
स्पर्श करने को। और बच्चा भी जब पैदा होता है तो माँ के गोद में होता है, नाल से भी माँ से जुड़ा होता है। छोटा सा बच्चा वो दूसरा गोद मिलेगा तो रोने लगता है, लेकिन जैसे ही माँ की गोद में आता है वो शांत हो जाता है। वो हो सकता है तब माँ को पहचान भी नहीं रहा होता है, 2 4 10 दिन का बच्चा, लेकिन क्योंकि वो स्पर्श से जुड़ा होता है, वो स्पर्श को पहचानता है, इसीलिए जैसे ही माँ की गोद में आता है वो चुप हो जाता है। तो सबसे जो मजबूत इंद्रिय होती है वो स्पर्श की होती है, टच की होती है, और टच करके जो हम फील करते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है। टीचर ने इसी बात का ध्यान रखते हुए एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा स्पर्श करो और बताओ, जिसके तहत उन्होंने मेडिटेशन और स्पर्श मतलब टच, इन दोनों ही बातों को सम्मिलित किया। टीचर ने कहा सर जब बच्चे क्लास में आते हैं तो अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं। किसी बच्चे के पिता रात को दारू पी करके आए थे, उन्होंने उसकी माँ को मारा, तो बच्चा उस थॉट प्रोसेस के साथ विद्यालय आया। कोई बच्चा कार्टून देख रहा था, उसका भी स्कूल जाने का मन नहीं था, उसकी माँ ने कार्टून बंद किया, टीवी बंद की और उसे रेडी करके स्कूल भेजा। किसी बच्चे के कोई मामा उसके घर आए हुए थे, या उसका कोई कजिन ब्रदर आया हुआ था, मौसी का या चाचा का लड़का या लड़की, तो बच्चे का खेलने का मन था, स्कूल जाने का नहीं था, लेकिन मम्मी ने जबरन तैयार करके स्कूल भेजा। कोई बच्चा रास्ते में आ रहा था और उसने कोई एक्सीडेंट या लड़ाई देख ली। तो बच्चे अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ, अलग अलग माइंडसेट के साथ विद्यालय आते हैं, और जिसके कारण जब अलग अलग माइंडसेट के साथ विद्यालय आए हैं तो कक्षा में वो शारीरिक रूप से तो मौजूद रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो कहीं और होता है, और इस वजह से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। टीचर ने इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बच्चों को उन्होंने कहा कि सर मैं मेडिटेशन कराता हूँ, बच्चों को ध्यान कराता हूँ। और ध्यान मैं क्या करता हूँ, टीचर ने कहा कि सर जो पाठ में पढ़ाने वाला रहता हूँ मैं उससे संबंधित बच्चों को ध्यान करा देता हूँ, जिससे बच्चों का पूरा फोकस अब क्लास में आ जाए। इसके बाद टीचर ने कहा कि सर मैं क्या करता हूँ, बच्चों को आंख बंद करा करके या तो पट्टी बांध करके, या जैसे बच्चे आंख बंद किए हुए हैं तो बच्चों के हाथ में एक चीज रख देता हूँ। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मुझे बीजों के बारे में पढ़ाना है आज बच्चों से, कोई एक चैप्टर है बीज ही बीज, और मुझे विभिन्न प्रकार के बीजों के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ आप बच्चों अपनी आंखें बंद कर लो और सोचो कि आप कोई बीज, कहाँ कहाँ बीज मिलते हैं, कौन कौन से आपने बीज देखे हैं। और उसके बाद बोलते हैं आप सब अपनी आंखें बंद किए, अपनी हथेली फैलाएं, और सबकी हथेली में किसी के हाथ में चना, किसी के हाथ में राजमा, किसी के हाथ में संतरे का दाना, किसी के हाथ में सेब का दाना, राइट, या सेब का बीज। इस तरीके से अलग अलग बीज, किसी के मटर का बीज, किसी के मूंग का मतलब साबुत मूंग दाल, किसी के में उड़द दाल, इस तरीके से रख देता है। और बच्चों को बोलते हैं कि आप महसूस कीजिए आंखें बंद किए कि आपके हाथ में क्या रखा हुआ है, वो चीज आपने कब देखी है, कहाँ देखी है, उसका क्या साइज है, कितना वजन होगा, रंग क्या होगा इत्यादि। ये सारी बातें बच्चों को आंखें बंद किए फील करने को कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथ को आंख बंद करा के अगर आपके हाथ में ऐसी कोई वस्तु रख दी जाए और आपको बोला जाए कि आप महसूस कीजिए कि आपके हाथ में क्या रखा है, उसका आकार कैसा होगा, साइज कैसा है, शेप क्या है, वेट कितना है, रंग कितना है, और आपने ये चीज कहाँ देखी है, आप मुझे बताइए आपका ध्यान कहाँ होगा। आपका ध्यान उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसी वस्तु पे होगा। दुनिया भर के सारे थॉट हमें नहीं आएंगे, हमें सिर्फ एक ही थॉट आ रहा होगा कि मेरे हाथ में क्या रखा हुआ है। तो इस तरीके से टीचर स्पर्श करो और बताओ नवाचार के माध्यम से बड़ी आसानी से बच्चों को मेडिटेशन भी करा देते हैं, और उन्हें स्पर्श के माध्यम से रिलेट भी करा देते हैं वो टॉपिक, वो चैप्टर, वो लेसन जो वो पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे होंगे। अब बच्चा जिसका दिमाग कहीं और था, उसका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस यहीं पे आ गया। टीचर ने कहा बच्चों अच्छा बताओ, अब आंख खोलो, आपके हाथ में देखो क्या है। बच्चे बता दें। टीचर ने कहा अच्छा बताओ तो हम किस बारे में पढ़ रहे होंगे। बच्चे ऑब्वियसली बोलेंगे कि सर बीज के बारे में, या पेड़ के बारे में, या फल के बारे में हम आज पढ़ रहे होंगे। अब बच्चों को खुद जब चैप्टर का नाम पता चल गया तो टीचर फिर अब चैप्टर की ब्रीफिंग बच्चों से करने लगता है। तो आई एम श्योर आपको इनोवेटिव आइडिया पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है हर बच्चा विशेष होता है। अच्छा, इस इनोवेटिव आइडिया को दिया था गंभीर सिंह रावत सर ने, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थराली मेल्ठा उत्तराखंड से है। और मनोवैज्ञानिक शिक्षण वाला नवाचार दिया था सीमा जैन मैम ने, जो कि हुण हरिद्वार उत्तराखंड से है।
आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें और आज के आखिरी इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है हर बच्चा विशेष होता है। इस इनोवेटिव आइडिया को दिया है अनीता खंडूडी मैम ने, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय कर्णप्रयाग द्वितीय, कर्णप्रयाग, उत्तराखंड से है। सच्चाई तो ये है कि कोई बच्चा किसी बच्चे से या दूसरे बच्चे से, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कमजोर नहीं होता, बस वो विशेष रूप से भिन्न होता है और वो अलग तरीके से सक्षम होता है। भिन्नता हम सब में हो सकती है, लेकिन कोई किसी से कम नहीं होता है। कोई एक क्षेत्र में बेहतर है तो कोई दूसरे क्षेत्र में बेहतर हो सकता है। जरूरत है तो सिर्फ उसके गुणों को पहचानने की और उनके उस गुण को पहचान करके उसको खोज करने की और उसे आगे बढ़ाने की, उस रास्ते में जो उसका गुण है, उसका मौलिक गुण है। टीचर ने कहा कि सर, हर कक्षा में कई तरीके के विद्यार्थी होते हैं। कोई एक्टिव लर्नर होते हैं, कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जिसे एनडीडी से सफर कर रहे होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, ऑटिज्म हो गया। ऐसे कई सारे डिसऑर्डर हैं जिनसे बच्चे कई बार सफर कर रहे होते हैं और ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं। जैसे डिस्लेक्सिया, आपने एक मूवी आई थी कुछ सालों पहले, तारे जमीन पर, वो आपने जरूर देखी होगी। तारे जमीन में जो बच्चा था ईशान, वो डिस्लेक्सिया से सफर कर रहा था, जिस वजह से उसको शब्द या तो उल्टे दिखते हैं या जंप करते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को शब्द पहचानने में या अक्षर पहचानने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी बनती है ना कि हम समावेशी शिक्षा का सृजन करें। हम ऐसे बच्चों को भी केटर करें, ऐसे बच्चों को भी इंक्लूड करें जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम रखा उन्होंने हर बच्चा विशेष होता है, जिसके अंतर्गत टीचर जो सामान्य बच्चे हैं उनको ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए बोलते हैं। वो इंश्योर करते हैं टीचर की ऐसी स्थिति में जब ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी दी जाए तो ये बच्चे अनुपस्थित हो, और टीचर दूसरे बच्चों को एक दूसरे के महत्व के लिए प्रेरित करते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने साथी की मदद कर सकते हैं, और किस तरीके से हर बच्चा भिन्न होता है। हमें लोगों से समानुभूति रखनी चाहिए, हमें किसी भी तरीके से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी के नंबर कम आ रहे हैं या कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें उसका मजाक किसी भी तरीके से नहीं उड़ाना चाहिए। टीचर प्रयास करते हैं कि बच्चों के अंदर ये भाव जागृत हो कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी भी परिस्थितियों में हो हम बच्चों की मदद करें, और हमें अपने आप को दूसरे की जगह रख के महसूस करना चाहिए। जब हम स्वयं को दूसरे की जगह महसूस रख के महसूस करते हैं तो हम फिर उसके साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं इसकी जगह होता और इससे कोई परेशान करता या मुझे कोई परेशान करता तो मुझे कैसा लगता। जब हम ये एक बार ये सोच लेते हैं ना कि अगर जिसके साथ मैं गलत करने जा रहा हूँ, जिसे मैं परेशान करने जा रहा हूँ, अगर उसकी जगह मैं होता और मैं उसे परेशान और मुझे कोई परेशान कर रहा होता तो मुझे कैसे लगता। अगर ये हमने सोच लिया तो यकीन मानिए हम किसी के साथ फिर गलत कर ही नहीं सकते। तो कहते ना कि अब जो दूसरों के साथ जो खुद के साथ होता हुआ नहीं देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते, तो आप दूसरों के साथ भी वैसा बर्ताव मत करिए। जो बर्ताव आप अपने लिए उम्मीद करते हैं लोगों से, दूसरों के प्रति भी अपना वही बर्ताव हमें रखना चाहिए। शिक्षक बच्चों को ऐसी प्रेरणा देते हैं, साथ ही साथ बैठने वाले विद्यार्थियों को भी, इन बच्चों को आगे बैठाया जाता है फर्स्ट या सेकंड बेंच में, और इनके साथ बैठने वाले बच्चों को भी ये सीख दी जाती है कि आप इनकी मदद करें। कहीं पे भी अगर इनको मदद की जरूरत है तो आप निश्चित तौर पर इनकी मदद करें। इससे फायदा क्या होता है कि जो विशेष या पृथक या विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनके अधिगम स्तर में सुधार होता है। अपने बच्चे के व्यवहार और शिक्षा में सुधार देखकर अभिभावकों की निष्ठा भी विद्यालय में बढ़ती है, और साथ ही साथ कक्षा के सभी विद्यार्थियों पर समावेशी शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि बहुत आवश्यक है सभी बच्चों के बेहतर विकास के लिए। तो ये थे आज के 5 इनोवेटिव आइडिया जो मुझे अभिनव शिक्षण तकनीक नामक नवाचार या केस स्टडी के अंतर्गत आपसे साझा करने थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं।
हमारे साथ नवाचारों के इस सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि जो नवाचार हम आपसे रोज साझा कर रहे हैं, उन नवाचारों में से कोई भी एक नवाचार जो आपको पसंद आया, जो आपको दिल को छू गया, आप कम से कम एक नवाचार तो अपने विद्यालय में अपने विद्यार्थियों के साथ अवश्य उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, क्रियान्वित कर रहे होंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब आप उसे क्रियान्वित करेंगे, जब आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने विद्यालय में, तो आपके विद्यार्थियों में आपको स्वयं ही वो बदलाव देखने को प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब निरंतर अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने देश के लिए बेहतर प्रयास करते रहेंगे, जिससे हमारे देश का भविष्य और बेहतर बन सके। मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।